नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला पीजी कॉलेज। मैं आज जिस नए वीडियो को लेकर के आपके सामने आई हूं वो है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले वीडियो में मैंने मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट पे चर्चा की थी। बहुत सारे थिंकर्स को मैंने कोट किया था, जिसमें एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, आइजनस्टाइन, लर्नर, बाकी सारे इस तरह के विद्वानों को लेकर के मैंने एक मॉडर्नाइजेशन की कंसेप्ट पे बातें की हैं। आप उसको जरूर देखिएगा, उस वीडियो को। और अब मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूं वो है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन आवर इंडियन सोसाइटी। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी ऊर्जा बनी रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बेसिकली इस जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, उसमें मॉडर्नाइजेशन का इंडियन सोसाइटी में बहुत वास्ट इम्पैक्ट पड़ा है। आपने देखा कि मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत मेनली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से शुरू हुई 17 और 18 सेंचुरी से, और धीरे धीरे ये एशियन कंट्रीज की तरफ भी मूव किया इसका इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी है, एजुकेशनल एस्पेक्ट में भी है, सोशल लाइफ में भी है, हमारे कल्चरल लाइफ में भी है। तो मैं यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और एग्जामिनेशन में मेनली ये बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, यहाँ बीएचयू में। बाकी जगहों पे भी हर जगह है, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर आएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप इम्पैक्ट क्या है मॉडर्नाइजेशन का इंडियन सोसाइटी में, तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे लिख सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर जो इम्पैक्ट ले करके आई हूँ वो है पॉलिटिकल स्फेयर में, फैमिली लाइफ में, क्योंकि इंडियन फैमिली में भी कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं। और बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं से हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो मॉडर्नाइजेशन का हायर एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है वो भी मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो, या ये जो प्रोसेस है वो एक तरह के सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का है। पूरा मॉडर्नाइजेशन को मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। मेनली मैं इम्पैक्ट पे ही फोकस कर रही हूँ। It is a process of change and involving values, norms, institution and structure. Political dimensions of modernization involves certain creation of modern nation or state. Cultural modernization involves adherence to nationalistic ideology, belief in equality, freedom and humanism, a rational and scientific outlook. Economic modernization involves industrialization accompanied with monetization of economy, increasing division of labor, use of management techniques, and improved technology and the expansion of service sector. And social modernization involves universalistic values, achievement motivation, increasing literacy and urbanization and the decline of traditional authority. ये मैंने एक इंट्रो का पार्ट बताया। जब भी आप आंसर की शुरुआत करेंगे, आप सीधे टॉपिक पे तो जंप करेंगे नहीं, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है।
तो एक मैं जस्ट इंट्रो बता रही हूँ कि आप इस तरह से शुरुआत करेंगे कि पॉलिटिकल स्फेयर में क्या हुआ, इकोनॉमिक स्फेयर में क्या हुआ, कल्चरल स्फेयर में क्या हुआ एंड सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है मॉडर्नाइजेशन का। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने, इसमें एक श्रीनिवास जी भी हैं जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को पॉजिटिव एस्पेक्ट से जोड़ा है कि ये एक सकारात्मक प्रक्रिया है, एक सकारात्मक प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है मॉडर्नाइजेशन का। तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन का मेनली पॉइंट लिखेंगे, साथ में इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे जेम्स ओ कॉलिन का भी एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, द चेंजेस दैट अकर विद द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जेम्स ओ कॉनिल आर। अब मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस ही यही था कि जब ट्रेडिशनल या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट होती है तो इस प्रक्रिया को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया के क्रम में समाज के जितने भी पहलू हैं सब में परिवर्तन आता है, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे वो शैक्षणिक पहलू हो, हमारी सांस्कृतिक पहलू हो, कोई भी पहलू हो, सब में परिवर्तन आया है। व्हेन वी मूव फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी और फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। तो उसमें जेम्स ओ कॉनल का कुछ इन्होंने बताया है कि ऑक्यूपेशन बिकम्स मोर स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड। जब मॉडर्नाइजेशन आएगा तो जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो ज्यादा स्किल्ड होगा, ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा। आप देखिए कि पहले क्या था, पहले अभी भी आप गांव में जाइए तो जो एक डॉक्टर होता है वो सभी चीजों का इलाज कर देता है, पर जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आते हैं यहाँ स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाता है। डेंटिस्ट अलग होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट अलग होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स अलग होते हैं, फिर एंडोक्राइनोलॉजी अलग होते हैं, मतलब किडनी के, लंग्स के, लिवर्स के, ब्रेन के, आइस के, दांत के, नाक के, सबके डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं। ये क्या है, स्पेशलाइजेशन बढ़ना ही तो है। तो जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ टर्न लेंगे, मतलब जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्किल्ड नेचर एंड स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाएगा। सेकेंड, number of people engaged in primary occupation reduces while that of people engaged in secondary and tertiary occupation increases। फिर सेकेंड सिम्टम्स क्या दिखेगा कि जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में लोग हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। हाँ, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में उनका जो डिपेंडेंसी है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मॉडर्न सोसाइटी और इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और मेनली दे बिलोंग्स टू सेकेंडरी और टर्शियरी ऑक्यूपेशन। बार्टर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय मनी सिस्टम। आपने देखा कि बार्टर एक्सचेंज जो होता था, वस्तु के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, कि आप हमारे घर में देखिए कि जो घर में धोबिन आती थी, हम क्या करते थे पहले, अगर दादी के समय की बात याद की जाए, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, कि मम्मी लोग से पूछेगा तो वो आपको बताएंगे कि पहले क्या होता था कि जब हमारे घर में इस तरह से लोग आते थे तो धोबिन आई, कपड़ा दे के गई, हमारा कपड़ा धुल के गई और हम उनके कुछ अनाज दे दिए, ठीक है। तो सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा, ये प्रोसेस लगा रहता था। पर आज ऐसा सिस्टम नहीं है। आज हर कुछ मनी सिस्टम पे बेसिकली डिपेंड होते जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस। ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि इंक्रीज अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस है, शहरीकरण की प्रक्रिया है, वो बढ़ती जा रही है। एस्क्रिप्टिव स्टेटस गिव्स वे टू अचीव्ड स्टेटस। जो प्रदत्त परिस्थिति थी, मतलब जो हमें जन्म से मिल जाती थी जो स्टेटस, अब उसके बदले हम अचीव्ड करना चाहते हैं स्टेटस। हमारा ज्यादातर स्टेटस अचीव्ड स्टेटस में आते जा रहा है। Geographical distances are shortened with the use of modern transport and communication। आप देखिए कि जो geographical distance है, अगर हमें अमेरिका जाना है, हम आज चले कल पहुंच गए, तो जो geographical distance है वो धीरे धीरे इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में
कम होते जा रहा है। With better medical care and improved health, the longevity of life or survival rate increases. आप देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, जीवन प्रत्याशा दर है, वो बढ़ते जा रहा है। पहले हमारे देश में 50 या 55 ही जीवन प्रत्याशा थी, मतलब इस उम्र तक ज्यादातर लोग जीते थे। 60, 65, 70 पे अब हम आ गए हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में, क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज बहुत डेवलप करती गई, ठीक है, क्योंकि ओपन इकोनॉमी हो गई है। हम दूसरी जगह से जो कि बहुत रिनाउंड अगर प्लेसेस है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्लास की है, हम उससे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हम अपनी चीजों को भी बहुत रिच करते जा रहे हैं। तो ये जेम्स ओ कॉलिन ने ये कुछ सिम्टम्स बताए थे, उसको मैंने यहाँ हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि कुछ मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज आप हिंदी में भी पीडीएफ प्रोवाइड करिए मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं समझाती हूँ हिंदी में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे हिंदी मीडियम के हैं, साथ में इंग्लिश के भी बच्चे हैं, तो दोनों ही ये वीडियो दोनों को ही फायदेमंद है। हाँ, जो टेक्निकल चीजें हैं उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ। आप देखिए जेम्स ओ कॉलिन्स, आपको दिख रहा होगा साइड में कि जेम्स ओ कॉलिन्स का हिंदी में भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। व्यवसाय अधिक कुशल और विशिष्ट हो जाना, प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या कम हो जाती है, जबकि माध्यमिक और तृतीयक व्यवसायों में लगे लोगों की संख्या बढ़ जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली को मुद्रा प्रणाली द्वारा बदल दिया जाता है। शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति की उपस्थिति होती है। आधुनिक परिवहन और संचार के उपयोग के साथ भौगोलिक दूरी का छोटा होना होता है। बेहतर चिकित्सा देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन यापन दर, जिसे हम जीवन प्रत्याशा दर भी कहते हैं, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो आपने जब भी लिखना है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन का, तो आप एक इंट्रो में, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि किस किस एरियाज में मेनली चेंजेस देखे जा रहे हैं, और फिर आप जेम्स ओ कॉलिन्स को भी कोट करें, कोशिश करें कि जरूर कोट करें, क्योंकि मार्क्स इसी से हमारे रेज करते हैं जनरल आंसरिंग के अलावा, अगर हम कोट कर रहे हैं अपने थिंकर्स और सोशियोलॉजिस्ट को। अब आगे हम बढ़ते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब धीरे धीरे हम अपने एक एक एस्पेक्ट पे आते हैं कि किस किस क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर के यहाँ पर चला। उसमें एक है मॉडर्नाइजेशन एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। The higher education system in India is the third largest in the world, next to the United States and China. चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद जो हमारा भारतीय शिक्षा प्रणाली है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, वो वर्ल्ड में, विश्व में तीसरे नंबर पे है। इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम हैज एक्सप्लेन्ड एट फास्ट पेस फ्रॉम द लास्ट 2 decades। और इधर 2 शताब्दियों में, 2 दशकों में बहुत तेजी से चेंजेस देखे गए हैं, बहुत फास्ट हुआ है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम। Over the last decades, India has shown a remarkable transformation in the field of higher education. According to the report on higher education in India Vision 2030, India is the single largest provider of global talent, with 1 in 4 graduate in the world being a product of Indian system. इंडियन जो हायर एजुकेशन इन इंडिया का जो रिपोर्ट आया 2030 का, उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम होगा वो सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम होगा। और अगर विश्व के स्तर पे बात की जाए तो हर 5 या 4 ग्रेजुएट में से एक इंडियन होगा। प्राउड। तो इस तरह से बात की जा रही है, पर फिर से वही कोरोना की बात आ जाती है कि कोरोना ने बहुत सारी चीजों को चेंज किया है। फिर भी कुछ ही समय के लिए है, आगे इतनी जल्दी सिनेरियो नहीं बदलेगा, आगे देखते हैं। द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज ऑफ टेकिंग द नेशन इनटू 21st century कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस वी हैव द नेसेसरी स्किल एंड कॉम्पिटेंस।
The main policy initiative of the higher education sectors are, अब पॉलिसी देखिए क्या क्या किस किस पॉलिसी पे इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम काम करता है। तो है नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का प्रसार पे एक ये पूरा काम करता है। आप देख लीजिए बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन हैं जिसपे हम उसका फायदा भी उठा रहे हैं। स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज की राज्य विशिष्ट रणनीति है, क्योंकि हर राज्य की अपनी भाषा अलग है, हर राज्य के लोग अपने अलग हैं, तो वहां पर एजुकेशन की जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी वो एजुकेशन वो उस स्टेट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट की जाएगी। इसलिए ये चीज है यहाँ पर। एनहांसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू कैरिकुलम रिफॉर्म्स, पाठ्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना। Establishment of different kinds of advanced center and institution for higher education and research, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत केंद्र और संस्थान की स्थापना। सेटिंग अप ऑफ विमेन स्टडी सेल एंड सेंटर्स, महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना। नेटवर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की आपस में नेटवर्किंग। आप देख रहे हैं ये सब परिणाम जो है वो मॉडर्नाइजेशन का ही है। तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिए आप जो हम सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन मतलब बीइंग अ मॉडर्न इज नॉट अ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, बिल्कुल अलग है। आपको अब कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, और फिर इस वीडियो पे आप आइएगा। हायर एजुकेशन व्यूड इन द मॉडर्न सोसाइटी एज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इम्पोर्टिंग skills, attitudes, values that make up the blueprints in the process of modernization. Modernization is the process of socio-cultural transformation. It has various effects in our life, but it has deep impression in the field of education. अब ये मैंने modernization की बात की। अब हमें देखना है आगे कि न्यू चेंजेस इन हायर एजुकेशन थ्रू मॉडर्नाइजेशन, कि मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वैसे तो ये सारी भी चीजें जो आई, विमेन स्टडी सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट होना, नेटवर्किंग का एस्टैब्लिशमेंट होना, जितने भी टेक्नोलॉजी है उनका यूज करना ये अपने एजुकेशन सिस्टम में, और फिर डिस्टेंस एजुकेशन को इम्प्रूव करना, ये सभी मॉडर्नाइजेशन की देन है। उसमें अब हम आगे वन बाय वन देखते हैं कि आईसीटी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ा है। और आप देख रहे हैं कि कोविड और कोरोना सिचुएशन में तो आईसीटी मतलब एक दुआ बन करके हमारे लिए आ गई है कि हम आज इस एजुकेशन सिस्टम को जीवित रखे हैं। थैंक्स आईसीटी। तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग कोर्सेज, मटेरियल्स, academic research, study, student enrollments, communication between the learners, ये सब आईसीटी की देन है। आज देखिए जो वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं तरह तरह के, आज पूरी एकेडमिक दुनिया वेबिनार में बिजी है, और बहुत सारे हम नॉलेज भी गेन कर रहे हैं इससे, क्योंकि घर बैठे सिर्फ लिमिटेड सोर्स थे हमारे पास कोविड कोरोना के बारे में जानने का, क्या इकोनॉमिक पे चेंज आए हैं इस सिचुएशन में जानने के बहुत लिमिटेड सोर्स थे, और एकेडमिशियन को सुनना मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। इस कोरोना कोविड सिचुएशन में हम अभी भी बैठ करके, और सिर्फ कोरोना कोविड पे ही बातें नहीं हो रही हैं, सब तरह की बातें हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें हो रही हैं। इवन हम आईसीटी में क्योंकि अभी तक जो टीचर्स की दुनिया थी वो बहुत ज्यादा आईसीटी को टच नहीं किया था, पर आज देख लीजिए, आज मैं खुद आप लोग के सामने हूं, तो आईसीटी के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कि आप किस तरह से गूगल फॉर्म बनाइए, आप किस तरह से क्विज कंडक्ट करिए, आप जूम पे, गूगल मीट पे, वेबएक्स पे आप किस तरह से क्लासेस ले सकते हैं, तो ये सब आईसीटी की देन है। तो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को अगर कहा जाए तो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो चली 17वीं शताब्दी से मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया वो आज तक चल रही है, और आज आप देख लीजिए आज 21वीं शताब्दी के दौर में भी कितनी तेजी से मॉडर्नाइजेशन ने हायर एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है।
तो ये प्रक्रिया है जो अनवरत चलने वाली है और जिससे समाज पे इफेक्ट पड़ा। आप देखिए आईसीटी के आने से हमारे सोशल लाइफ पे कितने चेंजेस आ गए, विमेन स्टेटस पे कितने चेंज आ गए, हमारे नॉलेज पे कितने चेंज आ गए। तो सोशियोलॉजी एक विषय है एक्सप्लेन करने का। एक हमारे लिमिटेशंस होते हैं इस तरह के ऑनलाइन वीडियोस बनाने के कि हम बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सोशियोलॉजी एक जो सब्जेक्ट है वो है एक्सप्लेनेशन का, एनालिसिस का। तो हम टू द पॉइंट बात करके निकल जाए तो वो स्टूडेंट्स को समझना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए वीडियो थोड़े से लंबे हो जाएंगे, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अब नेक्स्ट आया प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस विच कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ assets, management, functions or responsibilities relating to education previously owned by state or private sector। कि प्राइवेटाइजेशन क्या है कि ये सारे चीजों पे अब प्राइवेट सेक्टर्स का अधिकार हो जाना, मैनेजमेंट पे, एसेट्स पे, फंक्शंस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। और प्राइवेटाइजेशन हैज बोथ गुड और बैड इफेक्ट। तो मैं प्राइवेटाइजेशन पे बात नहीं करूंगी कि क्या गुड इम्पैक्ट है क्या बैड इम्पैक्ट है, हाँ, पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, ग्लोबलाइजेशन। Globalization refers to the increased interconnectedness and interdependence of different societies around the world. Globalization has multi-dimensional impact on higher education in India. It has underlined the need for reform in higher education system. तो higher education system के modernization में एक globalization का भी बहुत बड़ा रोल है। globalization तो बिल्कुल एक पूरा चैप्टर है सोशियोलॉजी में कि आप ग्लोबलाइजेशन के सारे इम्पैक्ट को पढ़िए, सोशल इम्पैक्ट को, कल्चरल इम्पैक्ट को, रिलीजियस इम्पैक्ट को, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया हमारा इंडियन सोसाइटी बहुत बहुत बदला। तो ये आप एक अलग चैप्टर है, यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में हमें कोट करना है। नेक्स्ट, distance learning is a modern system of non-formal education in India. It is also called open learning, rationalism and scientific थिंकिंग। ये भी एक इम्पैक्ट है मॉडर्नाइजेशन का कि हम रैशनल होते जा रहे हैं, हम साइंटिफिक थिंकिंग करने लगे हैं कि किसी चीज के होने से उसके पीछे कारण क्या है। तो बहुत सारे इस तरह के इम्पैक्ट हैं, मैं कुछ को यहाँ पर लेकर के आई हूँ। होप आपको मॉडर्नाइजेशन जो है उसका इम्पैक्ट हायर एजुकेशन में क्या पड़ा आप उसको समझ गए होंगे, क्योंकि कोई एक स्पेशल पॉइंट नहीं पूछता है, पॉइंट्स हमेशा यही पूछता है कि इम्पैक्ट क्या है मॉडर्नाइजेशन का। तो अब अलग अलग पॉइंट्स में उठाएंगे। कुछ आपको रेफरेंसेस दिए होंगे, इसमें साइड में आपको दिख रहे होंगे, रेफरेंसेस को आप जरूर से जरूर कोट करिएगा अपने आंसरिंग के दौरान। अब नेक्स्ट पॉइंट लेकर के हम लोग चलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एंड फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया? मॉडर्नाइजेशन हैज बीन अफेक्टिंग फैमिली पैटर्न्स। अकॉर्डिंग टू डेटा, it was founded that in most of the families, women have been working outside home. Women employment ratio pattern has been increasing over the year. ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिखा है कि अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह देखा गया है कि आधुनिकीकरण के कारण परिवार का पैटर्न प्रभावित हुआ है। अधिकांश परिवारों में महिलाएं घर से बाहर काम कर रही हैं। महिलाओं का रोजगार अनुपात पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। Most of the families have a positive attitude towards the female employment या employed members को, जो अब औरतें बाहर काम कर रही हैं, अब उनकी फैमिली में रेस्पेक्ट बढ़ी है। मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में ये चेंजेस आया है। अब अधिकांश परिवारों में महिला नियोजित सदस्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का जन्म हुआ है। मॉडर्नाइजेशन हैज बीन one of the most important factors for the present condition of the family. In this process, old values, ideas and attitudes of family members have been changing. जो परिवारों के सदस्यों के पुराने मूल्य, विचार और दृष्टिकोण बदलने लगे हैं। रेफरेंसेस कुछ दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है फैमिली पैटर्न के चेंजेस में कि इन प्री इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी द फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन।
फैमिली जो होती थी वो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होती थी। किस तरह से? ऑल इट्स मेंबर्स एंगेज इन कोऑपरेटिव सेट्स ऑफ एक्टिविटीज, बट industrialization, economic function of the family reduces to unit of consumption and socialization, production moves from the household to the factory। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती थी या ट्रेडिशनल सोसाइटी होती थी उसमें फैमिली तीनों रोल प्ले करती थी। कौन कौन सी? प्रोडक्शन की भी, कंजम्पशन की भी और सोशलाइजेशन की भी। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, कंजम्पशन मतलब उपभोग करना और सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण करना। कि परिवार जो था, अब देखिए आप मिल करके, मेनली जो लोग थे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड थे, तो सब मिल करके खेतों में काम करते थे। वो चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जो उसका हस्बैंड हो, सब मिल करके उसी खेतों पे काम करते थे। सब प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे होते थे, कटाई करते थे, बुआई करते थे आके, और जो उसके प्रोसेस होते हैं सब वो करते थे। इवन बेचने का भी काम करते थे मार्केट में, फिर कंजम्पशन भी करते थे, उसका उपभोग भी करते थे, यूज करते थे, खाते थे, पीते थे। तो सोशलाइजेशन मतलब कि किस तरह से हमें अपने वैल्यूज को अगले आने वाली पीढ़ी को देना है, इनकलकेट करना है अपने वैल्यूज को, नॉर्म्स को अगली पीढ़ी में। तो सोशलाइजेशन का भी काम होता था। बट अब ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन फैमिली इज नो मोर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फैमिली जो है अब वो प्रोडक्शन की यूनिट नहीं रह गई। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैम अभी भी मेरे गांव में तो ऐसा होता है, वहां तो औरतें आज भी खेतों में काम करती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ कि फैमिली अब प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अभी भी वो कंजम्पशन कर रही है और सोशलाइजेशन का काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया मॉडर्नाइजेशन में। साथ में अब और एक्सप्लेन करना हो, मैं तो उतने पॉइंट्स को लिखी नहीं हूं, पर फैमिली पैटर्न में आप चेंज देखिए तो धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली में आते जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली के अलावा भी हम एक्चुअली ना हम लोग सिर्फ दो ही फैमिली जानते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। बट बहुत तरह की जब आप फैमिली टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो स्टेम फैमिली भी होती है, एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है। तो ये सब भी फैमिली के प्रकार हैं। तो ज्यादातर आप न्यूक्लियर फैमिली पे हम सीधे जंप कर जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली से सीधे न्यूक्लियर फैमिली में जंप करते हैं। पर बीच की भी फैमिलीज होती हैं जो कि इंडियन सोसाइटी में ज्यादातर हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज है, ज्यादातर हमारी स्टेम फैमिलीज है, ये सब फैमिली भी है। तो मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में ये सब फैमिलीज भी उनका भी जन्म हुआ है, इन सब फैमिली टाइप्स का भी जन्म हुआ है। तो ये चेंजेस आए हैं। फिर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, नॉर्म्स थे, उसमें कुछ हद तक परिवर्तन आए हैं। हम जो जितने ऑर्थोडॉक्स थे या अब हम बहुत रेशनलिस्टिक होते जा रहे हैं, हम बहुत साइंटिफिक अप्रोच को मान रहे हैं, साइंटिफिकली हम लोग वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस आए हैं फैमिली पैटर्न में। तो ये रहा। अब आगे हमें पढ़ना है मॉडर्नाइजेशन का पॉलिटिकल स्फेयर में क्या चेंजेस है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट का, मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल स्फेयर। तो पॉलिटिकल स्फेयर में क्या है कि डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल रूलर्स। जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे, पहले हमारे यहाँ राजाओं का होता था ना, आप छोटे छोटे देख लीजिए, छोटी छोटी विरासतें होती थी, बहुत सारे राजा होते थे। तो ट्रेडिशनल रूलर सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ खत्म हो गया पूरी तरह से। फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियोलॉजी फॉर द रूलर्स टू हैंडल द पावर। सत्ता संभालने के लिए शासकों के लिए विचारधारा का गठन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि अब पहले कुछ भी कैसे भी हम रूल कर रहे हैं, सबके अपने अपनी विचारधारा, पर अब एक सांगठनिक विचारधारा का जन्म हुआ है मॉडर्नाइजेशन में कि आपको किस तरह से, किस नियमावली को मानते हुए आपको शासन करना है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि समाज के सदस्यों की भी शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन में मैं फोकस करूंगी यहाँ पर
पंचायती राज सिस्टम पे बहुत बड़ी देन है ये मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस की पंचायती राज सिस्टम। One of the fundamental aspects of Indian planned modernization is her attempt to improve the social and economic condition of her vast rural population। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था कि किस तरह से हम सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करें इस रूरल पॉपुलेशन की। तो द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ दिस टास्क। The program's aims at an all-round development of rural society with initial efforts by government। और जब देश आजाद हुआ तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर रिसाइड इन द रूरल एरियाज ऑफ द इंडिया। तो हमें वो हमारा मेन मुद्दा था। When the programs was launched in 1952, its framers assumed that the association of the people's representative with development work at the villages, block and district level. The working of programs showed that the response from the villages had not come up to expectation। ठीक है, जिस उद्देश्य को लेकर के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया वो उद्देश्य कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वो तीनों लेवल्स पे काम नहीं कर पाया, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। तो फिर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। कमिटी कंक्लूडेड दैट वन ऑफ द लास्ट सक्सेसफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, ये भी चला था NNES, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम प्रोग्राम, वॉज इट अटेम्प्ट्स टू इवोक पॉपुलर इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म। The Mehta Committee therefore suggested a 3-tier system of Panchayati Raj, democratic decentralization, which was called democratic decentralization, under which the interlinked popular bodies at the village, block and district level। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और NES, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम्स को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया गया वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं किया। तो फिर बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ और इस समिति ने 3-tier सिस्टम को लॉन्च करने की बात की कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए, पूरा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल तक, मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल तक पहुंच सके। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्लानिंग कमीशन, द मेहता कमिटी रिकमेंडेशंस हैव सिंस become the basis of the political and administrative recognition in rural India। The new experiment is an attempt at democratization and modernization. The tradition and modernization has led to significant consequences। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल स्फेयर में जो चेंजेस आए ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, वो एक पंचायती राज सिस्टम का जन्म होना। तो जब से आप देख सकते हैं कि जब पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में आई और अब बहुत मतलब अच्छे तरीके से काम कर रही है, सबके बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, पर फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारे देश में बहुत कामयाब रहा और ये परिणति है मॉडर्नाइजेशन की। तो इतने सारे मैंने इम्पैक्ट को बताए मॉडर्नाइजेशन के, जिसमें हमने बेसिकली 3 इम्पैक्ट को लेकर के मैं चली। मॉडर्नाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं से हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सेकंड, इम्पैक्ट फैमिली पैटर्न पे मैंने बताया, और थर्ड, इम्पैक्ट पॉलिटिकल स्फेयर पे मैंने बताया। अभी और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, कल्चरल, उस पे क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पे क्या है, तो थोड़ा थोड़ा आप अब समझ गए होंगे मॉडर्नाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट है। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। जहां प्रॉब्लम होगी आप प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ करके शेयर करिएगा। मैं हमेशा अवेलेबल हूं। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे भी इसको समझ सकते हैं। और बस यही है, आगे बढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।
तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं अगले वीडियो मैं यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को थोड़ा जल्दी लेके, क्योंकि अलग से टॉपिक है लैंड रिफॉर्म का और पंचायती राज सिस्टम का, तो वो पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्क्राइब होगा आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर आप इतना ही मेंशन करके आगे बढ़िए, फिर डिटेल आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, ध्यान रखिएगा, टेक केयर। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। बाय।